9th क्लास मैथ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हल हम जानेंगे इस एक ही वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है संख्या पद्धति। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो हम यहाँ पर सीधे ही इनके सही उत्तर जो है उन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह जो सही आंसर है वो है एक अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ये ऑप्शन यहाँ पर सारे के सारे परिमेय वाले ही दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में या तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए था या परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन स 1/√2। थर्ड है, यदि a ग्रेटर देन 0 है, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो सत्य कथन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन स, जो होता है a की पावर p बटे a की पावर q बराबर a की पावर p माइनस q, भाग में घातें घटती है। यदि b ग्रेटर देन 0 है, एक वास्तविक संख्या है और mn परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि b की पावर m भागित b की पावर n है, तो m माइनस n आना चाहिए था घातों में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, n माइनस m आ रहा है। पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 1 व 2 के बीच में नहीं है? आप सिंपल साइन में भाग देके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो 17 में जब हम 8 का भाग देंगे 2 पॉइंट में कुछ आएगा, इस कारण से यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1 और 2 के बीच में संख्या नहीं आ रही है। इसके बाद छठा है, यहाँ किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है? तो हमेशा परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या ही होता है, इस कारण से ये ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा कि सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है ये अ वाली √23। √3 का दशमलव प्रसार होता है, तो ये होता है अशांत अनावर्ती, ऑप्शन सही है यहाँ। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। दशमलव निरूपण किसका नहीं हो सकता? जो संख्या अशांत हो और अनावर्ती हो उसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है ये √11। 3 प्लस √3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3 का मान होता है। तो यहाँ पर ये a² प्लस b² a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो a² यानी कि 9 माइनस 3 करेंगे 6 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन द सही हो जाएगा इसका। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 बटे 2 की पावर 0 का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा 2, ऑप्शन सही है। 6/7 का दशमलव प्रसार खालिस्तान है, तो 6/7 का जो दशमलव प्रसार है वो ऑप्शन 10 के अनुसार अकॉर्डिंग है 0.857142। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक खालिस्तान संख्या होती है, तो ये हमेशा होती है अपरिमेय संख्या। तो की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 2, तो यहाँ पर इसका कितना आंसर होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन सही है। के बाद हम आगे बढ़ें। 64 की घात -1/2 का मान होता है, का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/8 p/q के रूप में 1.999 का मान जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 होगा। तो यहाँ इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 19999/1 4 टाइम्स 0, ये सही है यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 1/√7 - 2 के परिमेयकरण पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या है? तो यहाँ जब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमें मिलेगा √7 + 2/3। और लास्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या आ जाएगी ऑप्शन ब 0.230 2300 2300 एंड सो ऑन। अध्याय 2 बहुपद। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुपद है। बहुपद कौन सा होता है? जो सिंपल एक ही वे में आता है, एक लाइन में आता है और ये अंडर में एक्स वाई नहीं आने चाहिए, बटे में भी एक्स वाई नहीं आने चाहिए। तो इस कारण से यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ड। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाई बटे में आ गया, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुपद x² + 3x⁴ +
एक्स माइनस 4x³ प्लस 7 की घात है, तो यहाँ पर आपको एक्स की सबसे बड़ी घात देखनी है, तो यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी घात 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन बी सही। बहुपद x² - x - 6 के शून्यक है, जब यहाँ पे आप शून्यक निकालेंगे तो आपको मिलेंगे x बराबर 3 और -2, ऑप्शन अ सही रह जाएगा। बहुपद 5x4 - 3x² प्लस 4x³ प्लस 7x प्लस 8 में x वर्ग का गुणांक है, x वर्ग का देखना है तो x वर्ग में आ रहा है ये -3x², तो -3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द राइट। आगे और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद वो होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, 2x प्लस 3। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती है। द्विघाती वो होता है जिसमें x की घात 2 होती है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 5। यदि x प्लस 1 बहुपद x² माइनस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान है, तो k का मान यहाँ पर निकल जाएगा 1। बहुपद 3x - 2 का शून्यक है, जब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2/3, क्या आएगी 2/3 आएगी, ऑप्शन सही रह जाएगा। निम्नलिखित में से एक बहुपद है, बहुपद बताना है आपको, तो बहुपद देखिए ये √x नहीं आता है, बटे में x नहीं आता है, बटे में x नहीं आता, ऑप्शन द यहाँ सही हो जाएगा, x² प्लस 3x। बहुपद 2 + x² प्लस x में x वर्ग का गुणांक है, x वर्ग का लिखना है आपको, यहाँ देखिए प्लस x² है, कुछ भी अवयव नहीं है, गुणांक नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े हम, जब x बराबर -1 हो तो बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का मान खालिस्ता का मान कितना होगा। जब यहाँ पे आप माइनस का 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा -6, ऑप्शन ब सही हो जाएगा यहाँ पर। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात खालिस्तान है, यहाँ पर जब हम x की घात सबसे बड़ी देखते हैं तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर सही। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं जिसमें एक घात होती है बहुपद में की, उसे रेखिक बहुपद कहा जाता है, ऑप्शन द सही। बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, यहाँ पर जब आप इसको शून्य के इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा -5/2, -5/2 कहाँ है, ऑप्शन व में है। निम्नलिखित में से रेखिक बहुपद वो जिसमें x की घात 1 होती है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होगा, तो ये होगा 3abc की, ऑप्शन है। बहुपद y² - 5y प्लस 6 का एक गुणनखंड y - 2 है, तो इसका दूसरा गुणनखंड कितना होगा ये आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका दूसरा गुणनखंड कितना होगा ये आपको बताना है, तो यहाँ पर होगा ये y - 3, ऑप्शन है। x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ये जो गुणनखंड है जब आप यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज़ करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1। निम्न में से 20 घात वाला बहुपद कौन सा। 20 घात वाला चुनना आपको जिसमें x की घात 20 लगी हो, ऑप्शन सही हो जाएगा, x की पावर 20 प्लस 1। बहुपद 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 की घात है, तो यहाँ पर इसकी घात आएगी 2, क्या घात आएगी 2 घात इसकी आ जाएगी। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। फर्स्ट पूछा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये होता है तृतीय चतुर्थांश में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, जिसमें x का अवयव हो और y का अवयव 0 हो, उस पर स्थित होगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5,0। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, जहाँ पर x 0 होगा और y होगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 0,2। बिंदु 2 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। बिंदु 0,4 किस बिंदु पर स्थित होगा, यह कहाँ पर स्थित होगा, तो ये हो जाएगा y अक्ष पर, ऑप्शन ब सही है यहाँ पर। बिंदु -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, जहाँ पर x माइनस में होता है और y प्लस में होता है।
बिंदु -3,0 कहाँ स्थित होगा, तो ये होगा एक्स अक्ष पर। निम्न में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, जहाँ पर वाई होगा x 0 रहता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 0,5। निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ब 2,0। बिंदु 4x की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो x अक्ष से देखना है तो आपको यहाँ पर y का मान देखना पड़ेगा, तो 1 है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी देखना मतलब x का अवयव आपको देखना है, तो यहाँ पर उसकी दूरी हो जाएगी 3। बिंदु 2,2 किस चतुर्थांश में है, तो यह है प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु 3,4 में भुज का मान कितना है, तो भुज का आगे का भुज रहता है, पीछे का कोटि रहता है, तो भुज का मान हो गया यहाँ पे 3। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। फर्स्ट, y बराबर 3x प्लस 5 का कितने हल होंगे, तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के लिए इनमें से कौन सा एक हल है, तो यहाँ पर जो हल है वो है ऑप्शन अ 4,0। जब आप ये मान यहाँ रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है जो कि किसके बराबर होती है, जो कि होती है x अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी सही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ऑप्शन अ सही है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो यहाँ होते हैं अनेक हल, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख होता है, तो यहाँ पर होता है एक सरल रेखा, ऑप्शन अ राइट हो जा राइट हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 0 का x बराबर 0 किसका समीकरण है, तो ये x बराबर 0 जो समीकरण है ये y अक्ष का है। y बराबर 0 समीकरण किसका है, तो y बराबर 0 है, ये x अक्ष का समीकरण है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 रखा जाए, y बराबर 1 रखा जाए, तो k का मान कितना प्राप्त होगा, तो k का मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा 7। बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 की आलेख पे स्थित हो तो a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 5/3। अगला पाठ, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहाँ देखिए पहला प्रश्न पूछा है, गणितज्ञ थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था, तो यहाँ पर जो शिष्य थे वो थे पाइथागोरस। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट के लिए अनुपात लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या था, तो यहाँ पर था 4:2:1, 4:2:1। पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आधार नहीं हो सकता क्या, रेखा। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्याय में विभाजित किया था, तो ये क्या था 13 अध्याय में। यूक्लिड है तो यूक्लिड है मिस्रवासी। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। पहला प्रश्न, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वे सररेख बिंदु कहलाते हैं। एक न्यून कोण का माप होता है, तो एक न्यून कोण का माप होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं संपूरक कोण। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो यहाँ पर इसको ये बोलना चाहिए था कि सभी अंतः कोणों का योग। कौन सा कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो सभी अंतः कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ, और बाह्य कोण आते हैं तो वो हो जाते हैं 360 डिग्री। पांचवा, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है तो शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो शेष एक कोण 90 डिग्री का तो होगा और एक हो जाएगा 40 डिग्री का, जो ऑप्शन नंबर ब यहाँ सही हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, यहाँ पर भी वही बात है, तीनों अंतः कोणों का योगफल, तो ये होता है 180 डिग्री, ऑप्शन 10 सही है। दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री है वे क्या कहलाते हैं, तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं, ऑप्शन 10 सही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, ऑप्शन स यहाँ सही हो जाएगा। अध्याय 7, वे दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका केवल क्या बराबर हो, तो यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही उनका माप हो तब जाके वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो ये बराबर होते हैं, ऑप्शन ब सही आ जाएगा, समान या बराबर। एक समकोण त्रिभुज में
ABC में कोण भी समकोण है और यदि कोण सी 45 है तो कोण ए की माप कितनी होगी? तो ए की माप कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर भी हो जाएगी 45 डिग्री। ऑप्शन द यहाँ सही हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो यहाँ पर जो कसौटी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर स, भुजा भुजा कोण। ये कोई कसौटी नहीं होती है त्रिभुजों की। उसके बाद समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सर्वांग सम आकृतियाँ। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बराबर बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ऑप्शन अ सही है। अध्याय 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पूछा है हमसे, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, तथा कोण 90 अंश के बराबर हो कहलाता है। तो यह वर्ग कहलाता है। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना हो के बराबर होता है? तो ये हो जाता है 360 डिग्री। एक समलंब में होता है, तो एक समलंब में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ऑप्शन अ यहाँ पर सही है। एक समचतुर्भुज हो सकता है, एक समचतुर्भुज क्या हो सकता है? तो एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम भागों में विभाजित करता है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के बराबर ऑप्शन है यहाँ सही है। एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 अनुपात में है, तो कोण क्या होंगे? तो यहाँ पर कोण आ जाएंगे 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 132 डिग्री। यदि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर है ये ऑप्शन कोण ए बराबर होगा कोण बी। समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन स, विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। चौथा कोण क्या होगा? इन सबको जोड़ के आप 360 में से माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 120 डिग्री। अगला ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार ए सी बी की जो लंबाई है या जो माप है कोण का वो 40 डिग्री का है, तब ए डी बी कितने डिग्री का होगा? तो ए डी बी हो जाएगा ये 50 डिग्री का। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि इनमें से क्या सही हो? तो इनमें से सही हो कि पी क्यू आर एस की विकर्ण बराबर हो। एक आयत का एक विकर्ण आयत की एक तरफ 25 डिग्री पर झुका हुआ है, विकर्णों के बीच का न्यूनकोण कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50। ये गलत है, 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से मिलाया जाता है तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। तो ए बी सी डी एक है, तो एक क्या है? तो एक ये है समलंब चतुर्भुज। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक आयत है यदि केवल क्या हो कि पी क्यू आर एस की विकर्ण परस्पर लंबवत हो, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होती है। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह आकृति किसकी होती है? तो वह आकृति होती है आयत की। किसकी होती है? एक आयत की होती है। यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं तो कोणों के द्विभाजक ए पी क्यू और बी पी क्यू, सी क्यू पी और पी क्यू डी बनते हैं। तो ये क्या है? तो यह एक होता है आयत। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज
नहीं है। कौन सा चतुर्भुज नहीं होता है? तो ये होता है त्रिभुज। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का होता है। इसके बाद देखिए, किसी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या होगा? तो वह एक होता है आयत। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंब समद्विभाजन करते हैं तो वह कौन सा होता है? तो वह एक वर्ग होता है। वर्ग एक आयत है और क्या है? तो वर्ग एक आयत भी होता है और एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। अध्याय 10 वृत्त। तो वृत्त में पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अधिकतम एक ही वृत्त इनसे होकर खींचा जा सकता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कितना होता है? तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखें अगला प्रश्न, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन ब सही है। पार्श्व चित्र में ये वाला चित्र दिया गया है। यहाँ पर कोण बी का मान हमें बताना है, जबकि यहाँ कोण डी का मान दे रखा है। तो सम्मुख कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो 100 यह है तो 180 ये होगा। तो ऑप्शन द यहाँ सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो जीवा की लंबाई यहाँ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास तथा कोण ADC का 140 डिग्री है। तब BAC का मान कितना होगा? तो BAC का मान यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 16 सेंटीमीटर है और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो AB और C से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की। किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। AD बराबर 34 सेंटीमीटर है, AB बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र AB की दूरी कितनी होगी? तो इसकी दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। दी गई आकृति में x द्वारा अंकित कोण का मान ज्ञात कीजिए। x द्वारा अंकित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये x ये वाला कोण निकालना है जो कि यहाँ पर केंद्र पर बना गया है, और ये वाला जो कोण है वो परिधि पर बना गया है। परिधि से यहाँ पर जो पड़ने वाला कोण होता है ये डबल होता है, तो 20 का डबल हो जाएगा 40। तो यह आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद देखिए, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तो वृत्त आपस में होते हैं। तो ये हो जाते हैं, जब त्रिज्या बराबर हो तो ये हो जाते हैं सर्वांग सम। एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इसके आधी, यानी कि 4 सेंटीमीटर की। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। पहला प्रश्न, किसी त्रिभुज की जिसकी भुजाएं ABC है तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A+B+C/2। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों का ये वाला सूत्र यहाँ लग गया है, गुणा करके उसका आधा कर दीजिए। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन अ यहाँ सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर का है, शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर का हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ये 48 वर्ग सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र आपको बताना है, तो हीरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का अंडर रूट में S, फिर S-A, S-B और S-C, ये इसका सूत्र होता है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से समतल आकृति नहीं है? समतल आकृति नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो स है वो सही है, घन। निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है, जो ठोस आकृति नहीं है वो बताना है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब सही है, वर्ग। गोले के आयतन का सूत्र है, तो गोले के आयतन का जो सूत्र है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति है? समतल आकृति आपको बतानी है, तो समतल आकृति है वर्ग। गोले के आयतन का सूत्र है, तो अभी हाल आया था 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन का सूत्र है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये है इसका सही उत्तर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इनमें एक भी आंसर सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अध्याय 14 सांख्यिकी। पहला प्रश्न, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है, तो इन सबको जोड़कर जितनी संख्या उसका भाग कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। सही आंसर है इसका ब 6। आंकड़ों 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक होगा, तो माध्यक निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में जो जमा दीजिए और मध्य की संख्या ढूंढ लीजिए। तो मध्य की संख्या यहाँ पर आ जाएगी 5, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक निम्न में से क्या होगा? बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 14 यहाँ सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन अ। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो माध्यिक भी होता है, माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है, मीटर नहीं आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। एक निश्चित उद्देश्य एकत्रित किए गए तथ्यों को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े या आंकड़े। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जब कोई शोधकर्ता एक निश्चित उद्देश्य रखकर आंकड़े एकत्रित करता है, तो उन आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। आंकड़ों का अधिकतम व न्यूनतम अंतर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परिसर। ऑप्शन ब सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माध्यक का भी अध्ययन किया जाता है, बहुलक का अध्ययन भी किया जाता है, माध्यक का अध्ययन भी किया जाता है, तो ऑप्शन द यहाँ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है, तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कहलाता है बहुलक। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो 1 से लेकर आपको 5 तक की संख्याओं को जोड़ देना है और 5 का भाग कर देना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा 3, वो इसका माध्य कहलाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक होगा, तो इसको आरोही क्रम में जमा दीजिए और मध्य की संख्या ढूंढ लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। और के बाद अंतिम 10, 12, 13, 12, 11, 14, 12, 10, 15, 12, 9 आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो 12 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ज़्यादा बार रिपीट है, सबसे ज़्यादा बार, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही इसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर जो 12 है ये अधिकतम बार रिपीट हुआ है, इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सब कंप्लीट हो जाते हैं।